नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ अलवर से। आज बात करेंगे आईवीएफ से जुड़ी कुछ कॉमन भ्रांतियों के बारे में, जो कि अक्सर कपल्स के मन में होती हैं जब वो आईवीएफ कराने के लिए आगे आते हैं। तो जो प्रमुख पहली भ्रांति है, जो कि अक्सर पेशेंट्स आके हम लोग से पूछते हैं कि क्या आईवीएफ के बाद में बेड रेस्ट जरूरी है। तो देखिए, आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसे कुछ खास सावधानियां बरतनी होती है, जैसे कि बहुत भारी वजन नहीं उठाना, झटके के साथ नहीं उठना, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करना। तो ये जो आपको जो प्रिकॉशंस है वो आईवीएफ के बाद भी लेने होते हैं। अगर कोई वर्किंग महिला है जो जॉब में है तो वो अपने जॉब को पहले की तरह कर सकती है। जो आपकी नियमित दिनचर्या है, जैसे खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये जो भी आपके छोटे मोटे काम है घर से रिलेटेड, आप सब कर सकते हैं। जो दूसरी बहुत कॉमन भ्रांति होती है वो होती है कि अभी हमारी उम्र बहुत कम है, अभी हम आईवीएफ क्यों कराएं, या अभी तो बहुत कम समय हुआ है हम लोगों को कोशिश करते, तो अभी आईवीएफ क्यों कराएं। तो देखिए, आईवीएफ के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आपको जितनी जल्दी आप आईवीएफ कराएंगे आपको उतनी अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कि जो अगर किसी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो आप कितने साल भी दवाइयाँ खाइए, बच्चा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो बच्चेदानी होती है उससे लगी हुई दोनों तरफ एक एक ट्यूब्स होती हैं। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं, इसी के अंदर भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। मतलब महिला के अंडे फूट के इसी ट्यूब में आते हैं, और जो शुक्राणु है पुरुष के, वो भी इसी ट्यूब में जब पहुंच जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एक भ्रूण बनता है। ये भ्रूण 5 दिन तक यही विकास करता है और 5 दिन बाद में ये नीचे आके बच्चेदानी से चिपक जाता है। तो अगर किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो दवाइयों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भ्रूण का निर्माण शुरू ही नहीं होता। ऐसे केसेस में उम्र कोई भी हो, आईवीएफ ही प्रथम उपचार होता है। ऐसे ही पुरुषों के केस में अगर शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, या शुक्राणु में गति नहीं है, या शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में आईवीएफ ही प्रथम उपचार है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कारण नजर नहीं आता, मतलब सारे टेस्ट सही आते हैं, ट्यूब्स भी खुली हैं, अंडे भी अच्छे बन रहे हैं, शुक्राणु भी अच्छे हैं, तब भी बच्चा नहीं लगता। ऐसे केसेस को कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसे केसेस में भी कपल्स को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। पहला उपचार जो कपल्स लेते हैं कि उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और साथ में रहने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये जो सही समय है इसमें बच्चा लग जाएगा। अगर ये जो प्रथम उपचार है इससे बच्चा नहीं लगता, तो जो दूसरा रास्ता होता है वो होता है आईयूआई। अगर आईयूआई में भी 2 से 3 बार में बच्चा नहीं लगता तो कपल्स को डेफिनेटली आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। आईवीएफ की सफलता दर भी महिला की उम्र पे डिपेंड करती है। कोई भी कपल जितनी जल्दी, जितनी कम उम्र पे आईवीएफ कराते हैं, उनको उतनी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अभी हमारी उम्र क्या है, या अभी शादी को कितना समय हुआ है। अगर आपको प्राथमिक उपचार से सफलता नहीं मिल रही है तो जितनी जल्दी आप आईवीएफ की तरफ बढ़ेंगे उतनी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तीसरी जो बहुत कॉमन भ्रांति है कि जब आईवीएफ होता है तो लोग पूछते हैं कि ये हम जाड़ों में कराएं, गर्मियों में नहीं कराएं। तो देखिए, जब आईवीएफ करते हैं तो जो भ्रूण का निर्माण है वो शरीर के बाहर करते हैं, और भ्रूण को 5 दिन तक शरीर के बाहर पालते हैं। तो ये जो भ्रूण का कल्चर है, जो यानी कि हम भ्रूण को शरीर के बाहर 5 दिन तक पालते हैं, ये हम एक खास मशीन में करते हैं जिसको कहते हैं क्लोज वर्किंग चैम्बर। इस चैम्बर की खासियत ये है कि ये बिल्कुल बच्चेदानी की तरह काम करती है। मतलब इसका जो तापमान है, वातावरण है, गैसेस हैं, वो उतनी ही रखी जाती हैं जितनी बच्चेदानी के अंदर होती है। तो भ्रूण को इसी के अंदर 5 दिन तक पाला जाता है। यानी कि बाहर के तापमान या बाहर के वातावरण से भ्रूण के कल्चर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इसका आईवीएफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक कॉमन भ्रांति है कि आईवीएफ के बाद जुड़वा बच्चे ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है। आजकल की तकनीकें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। अब अच्छी क्लिनिक्स में हम लोग 5वें दिन का भ्रूण यानी कि ब्लास्टोसिस्ट
ट्रांसफर करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो की एक एडवांस स्टेज होती है। पहले दूसरे या तीसरे दिन का भ्रूण डाला जाता था। तो उसमें अंतर क्या था कि जब वो तीसरे दिन के भ्रूण डाले जाते हैं तो देख के पता नहीं चल पाता कि कौन से भ्रूण में विकास होगा, कौन से में नहीं होगा। तो ऐसे में ज्यादा भ्रूणों को ट्रांसफर किया जाता था ताकि इम्प्लांटेशन की संभावना बढ़ जाए। अब जब हम लोग 5वें दिन का भ्रूण बच्चेदानी के अंदर डालते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि कौन से भ्रूण में डेवलपमेंटल पोटेंशियल है, मतलब किस भ्रूण में ग्रोथ की क्षमता है और किस में नहीं है। तो जब 5वें दिन का भ्रूण डाला जाता है तो 1 या 2 भ्रूण ही बच्चेदानी में डाले जाते हैं। और जब भी भ्रूण ट्रांसफर किया जाता है कपल से पूछा जाता है कि वो 1 भ्रूण डलवाना चाहते हैं या 2 भ्रूण डलवाना चाहते हैं। अगर 2 भ्रूण डाले जाते हैं तो ट्विंस की संभावना रहती है, लेकिन अगर 1 भ्रूण डाला जाता है तो ये संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में ट्विंस ही होते हैं, वो आपकी जो इच्छा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप 1 भ्रूण डलवाना चाहते हैं या 2 भ्रूण डलवाना चाहते हैं। एक जो कॉमन भ्रांति है आईवीएफ से जुड़ी हुई कि आईवीएफ का इलाज बहुत ही महंगा है। तो आप देखिए, जब आईवीएफ कराने अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं तो वो कई सालों तक ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। अक्सर पेशेंट कुछ अननेसेसरी ऑपरेशंस भी करा के हमारे पास आते हैं, उसमें वो लाखों रुपए पहले ही खर्च कर चुके होते हैं जो नेसेसरी नहीं थे। आईवीएफ की जो सफलता है अच्छे सेंटर्स पे हम लोग के अभी 75% तक भी उपलब्ध है। तो उसके कारण यही है कि तकनीकें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। आईवीएफ का जो खर्चा है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहले होते हैं इंजेक्शंस और दूसरे जो तकनीकें उन पे। तो जो इंजेक्शन है देखिए वो भी 2-3 क्वालिटी के मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग यहाँ 100% प्योर इंजेक्शन महिला को लगाना चाहते हैं क्योंकि उससे महिला में कोई रिएक्शन नहीं होती। दूसरा, जो अंडे का विकास है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो जब अंडा बेहतर बनता है तभी तो भ्रूण भी अच्छा बनेगा। तो अच्छे भ्रूण के विकास के लिए अच्छे इंजेक्शंस का लगना जरूरी है। दूसरा, तकनीकों में जो प्रमुख तकनीक है वो है ब्लास्टोसिस यानी कि 5वें दिन के भ्रूण को डालना, और दूसरी तकनीक है लेजर असिस्टेड हैचिंग, यानी कि जब हम भ्रूण को डालते हैं तो उसकी बाहरी परत को लेजर के द्वारा पहले से ही काट देते हैं। इससे भ्रूण की जो इम्प्लांटेशन पावर है वो बढ़ जाती है। तो जब ये तकनीकें लेके चलते हैं, जब हम अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन यूज करते हैं तो डेफिनेटली खर्चा थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन सफलता भी बढ़ के डबल हो जाती है। तो अगर हम इन तकनीकों को कम करें या हम इंजेक्शन की क्वालिटी को कम करें तो जो सफलता दर है वो मात्र 30 या 40% रहती है, जबकि इन्हीं तकनीकों के साथ में और गुणवत्ता के साथ में तकनीक को 75% से ज्यादा हासिल किया जा सकता है। इसलिए तकनीकें बहुत मैटर करती हैं। जब भी आईवीएफ कराएं तो पहले ये देखिए कि वहाँ कौन सी तकनीकें उपलब्ध हैं, किस तरीके के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आईवीएफ से जुड़ी हुई अगर आपके मन में भी कोई भी भ्रांति है तो आप हम लोग से जरूर संपर्क करें। एक जो आपको चीज कहनी है ये है कि आजकल आईवीएफ के लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। हम लोग यहाँ पे आपको 0% ब्याज पे लोन उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपको जो पेमेंट है वो करना आसान हो जाता है। तो आपकी सुविधाओं के लिए हम लोग के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है या आईवीएफ के से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो हम लोग को यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं या हम लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।